हेलो दोस्तों। तो सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताएंगे। आपको ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना है। यहाँ से 100% है कि मतलब 50 क्वेश्चन यहाँ से 100% लड़ ही जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये है उत्तल दर्पण। यानी कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये क्या होती है, तो कहिएगा धनात्मक होती है। यही अवतल की बात करें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस वाला होती है। फोकस दूरी की बात करें तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। आपको ये बातें भी याद रखनी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसर का क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई मात्रक होता है मात्रक विहीन। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगर ऐसे पूछा जाए कि किस में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो सबसे अधिक अगर प्रकाश की चाल होती है तो ये निर्वात में होती है। किस में होती है, निर्वात में। अच्छा, निर्वात में कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है ना। और निम्न में से किस माध्यम, यहाँ पर निर्वात ऑप्शन नहीं है तो क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हवा में क्या होती है कि प्रकाश की चाल अधिक होगा। शीशा की अपेक्षा, हीरा की अपेक्षा और जल की अपेक्षा जो है हवा में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री जो होता है, जो अंतरिक्ष से देखते हैं उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। उसको अंतरिक्ष यात्री मतलब जब देखते हैं तो उसे कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग मतलब अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला रंग हो जाएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। याद रखने का ट्रिक है, अगर कोई आवेश में आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि कूल हो जाओ, है ना। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम। यही विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की SI मात्रक क्या है, तो एम्पियर। विद्युत शक्ति की मात्रक की बात करें तो वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को याद रखनी है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या चालक के तापमान पर, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो क्या होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब जो V बराबर क्या होगा कि I/R, या मतलब ऐसे इसका फॉर्मूला होता है R बराबर V/I। क्या होता है, R बराबर V/I। जब हम V बराबर निकालेंगे तब V इधर आ जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा। I क्या चला जाएगा, I R के साथ गुना होगा। तो V बराबर क्या होगा, I/R। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो एक जो होता है DC जनित्र, इसमें भी किया जाता है। तो यहाँ पर DC नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। राइट आंसर क्या होगा, विद्युत मोटर में विद्युत वलय का उपयोग किया जाता है।
कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है जैव मात्रा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैव मात्रा। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कैसे जानेंगे? देखिए कोयला, कोयला जो होता है अगर हम कोयले को जलाते हैं तो यह मतलब क्या कर प्रदूषण दे सकता है, लकड़ी को भी जलाएंगे तो प्रदूषण। लेकिन प्राकृतिक गैस क्या है? एक स्वच्छ ऊर्जा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3। आपको इसी तरीक़े से बहुत सारे सूत्र याद रखना होगा, जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6, C6H12O6। और इसी तरह चीनी का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। ये सूत्र आपको भी याद रखनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का हरांश क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का हरांश अपचयन कहलाता है। तो आपको याद रखना है, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन होगा, और ऑक्सीजन का हरांश होगा, ऑक्सीजन का हरांश होगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए NaHCO3 या Na2CO3 इंटू 10H2O या CaOH2, इनमें से कोई नहीं। तो NaHCO3 जो है, NaHCO3 इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का अगर सूत्र आपसे पूछे कि खाने का सोडा का सूत्र क्या है, तो NaHCO3। और धोने का सोडा को पूछे तो Na2CO3 10 इंटू 10H2O। अब याद कैसे रखना है कि धोने वाला जो सोडा होगा ये धोएंगे कब? जल से, है ना। तो जल कितना चाहिए? 10, है ना। तो आपको याद रखना है जहाँ पर 10H2O लग जाए वहाँ पर समझ जाइएगा कि यह धोने का सोडा है, यानी धोबिया सोडा इसी को बोलेंगे। चलिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो अगर दांत को साफ करना है अच्छी तरीक़ा से और वहाँ पर वायरस ना आए दांत पर, तो इसके लिए हमें कैसा दंत मंजन करना चाहिए? तो क्षारीय करना चाहिए। कैसी? क्षारीय, है ना। अगर आपसे पूछे कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो आपको याद रखनी है कि 7 से कम क्या होता है? अम्ल का पीएच मान। यही 7 से मतलब जो है अधिक जो होता है क्षारीय का होता है। यहीं उदासीन की बात करें तो उदासीन का मतलब जो है उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। कितना होता है? 7। ये बातें आपको याद रखना है। हमारे शरीर मतलब जो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी ऐसा कौन सा धातु होता है जो जल्दी गल जाता है, सबसे कम समय में गलता है? निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो सोडियम का होता है। सोडियम का गलनांक क्या होता है? कम होता है। यही सोडियम की बात करें तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है। इसके बारे में ये बात याद रखनी है कि चाकू से किसे काटा जाता है? तो सोडियम को। और किसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो ये भी याद रखना है कि केरोसिन में डुबाकर हम किसे रखते हैं? तो केरोसिन में डुबाकर हम सोडियम को रखते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में किस क्लोरीन के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपको याद रखना है क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, है ना। तो 17 होता है तो बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? तो पहला में 2 होगा, उसके बाद 8 होता है तो 2 8 कितना हुआ? 10 बच गया कितना? तो 7 बच जाता है। यानी क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन सा धातु कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा अधातु जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? ये ब्रोमीन होता है। अगर आपसे पूछे कौन सा जो धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये मरकरी हो जाएगा या पारा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है? तो मीथेन जो होता है यह हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है। इसका सूत्र क्या होगा? CH4। यह किस सूत्र पर बना है? तो आपको याद रखना मीथेन, एन शब्द जुड़ता है, यानी एल्केन के सूत्र पर बना। ये किस सूत्र पर बना है? तो एल्केन के सूत्र पर। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है कि CnH2n+
CnH2n+2, ये बातें भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो देखिए ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच, देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है कितना? तो कहिएगा 8 होता है। तो 8 होता है तब बाह्यतम मतलब जो है 8 बाह्यतम कक्षा में कितना बच जाता है? तो 6 बचता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी। लेकिन यह साझा कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा? 2, है ना। 2 का 2 का दोनों साझा करेगा अष्टक करने के लिए 2 का। तो कितना आबंध ये बनाया? तो द्वि आबंध बनाया। कितना आबंध बनाया? 2 आबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो द्वि आबंध बनते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। निम्नलिखित में कौन सा, देखिए ये अधातु नहीं उपधातु होता है, उपधातु होता है, यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर Ge, है ना, जर्मेनियम। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2n²। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पैराबैंगनी विकिरण को, है ना। पैराबैंगनी विकिरण को, मतलब ओजोन परत जो होता है पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है पैराबैंगनी विकिरण से, है ना। तो यहाँ अगर आपसे पूछे कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, आपको ये भी याद रखना है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है O2। यहाँ से एक आध क्वेश्चन और भी आएगा कि यूरो2 का संबंध किससे है? तो यूरो2 का संबंध जो होता है वायु प्रदूषण से होता है। यूरो2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। ये सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। स्वपोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरी, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है 80 mm, है ना। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट कि सामान्य शिथिलन दाब होता है तो शिथिलन दाब कितना हो जाएगा? शिथिलन दाब हो जाएगा 120। अगर पूछे कि सामान्य रक्तदाब है, सामान्य रक्तदाब, तो 80 से 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो होता है रक्तस्राव को मदद करता है। यही प्लाज्मा की बात करें तो रक्त मतलब जो है रक्त यानी ब्लड जो होता है ये 2 भाग में बटा होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिका, है ना। तो प्लाज्मा में जो है पूछेगा कि प्लाज्मा में जल कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल जो होता है ये 90% होता है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से और भी आ सकता है कि जो मानव मूत्र होता है उसका मतलब मानव मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है कि मानव मूत्र का पीला रंग क्यों होता है। निम्न में से एक उभयलिंग जंतु है। तो उभयलिंग जंतु कौन होगा? केंचुआ। और केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र। केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। और केंचुआ किससे श्वास लेता है? तो केंचुआ जो होता है ये आपको अपने त्वचा से यह सांस लेता है। केंचुआ किससे सांस लेता है? तो त्वचा से। अच्छा, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो आपको याद रखना है कि पपीता का पुष्प जो होता है ये एक लिंगी पुष्प होता है। क्या? पपीता का पुष्प। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मतलब जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्या? गोनोरिया। गोनोरिया नहीं होगा, गोनोरिया भी जीवाणु जनित है। सिफिलिस भी जीवाणु जनित है। मस्सा, इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्सा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है। मेरू रज्जा निकलता है। तो मेरू रज्जा कहाँ से निकलता है? आपको मालूम होगा कि मेरू रज्जा जो है मेडुला से निकलता है। मेरू रज्जा कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन और आएगा कि फल पकने वाला हार्मोन क्या होता है? जो फल पकता है ये हार्मोन क्या? फल पकने वाले हार्मोन का नाम। तो आपको बताना है एथिलीन जो होता है फल पकने वाला हार्मोन होता है। एथिलीन क्या है? फल पकने वाला हार्मोन है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो ये छोटा छोटा जो टी है ये बौने पौधे को दर्शाता है, जबकि लंबा पौधा को बड़ा बड़ा वाला टी जो है ये दर्शाएगा। इसी में क्वेश्चन आएगा कि आनुवंशिकता का जो है सिद्धांत किसने दिया? आनुवंशिका या आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है आनुवंशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।
अनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने सबसे पहले जो है मटर के पौधे पर मतलब जो है मटर के पौधे पर अनुवंशिकी का प्रयोग करके दिखलाया था। तो आपको ये बातें याद रखनी है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो देखिए पैदल चलना ये तो बहुत मतलब पर्यावरण अनुकूलन है। साइकिल से चलना भी क्या है? पर्यावरण अनुकूलन है। लेकिन मोटरसाइकिल से चलना ये क्या है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट और समुद्र तट या वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। सुरंगम किस राज्य जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक। तो सुरंगम की बात करें, सुरंगम जो है किस राज्य का जल संग्रहण है? तो केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। यहाँ पर चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल का ही IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। यही मेथेनोइक अम्ल की बात करें तो मेथेनोइक का मतलब जो है ये किसका IUPAC नाम है? तो यहाँ पर बात करें तो फॉर्मिक अम्ल का जो है IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। और यह अम्ल किस में पाया जाता है? आपको मालूम होगा कि लाल चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है एनोड पर, और वहीं शुद्धि धातु पूछे तो कैथोड पर। अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? तो अष्टक सिद्धांत को जो है देने वाले व्यक्ति न्यूलैंड्स थे। कौन थे? न्यूलैंड्स थे। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। अगर पूछे कि मानव नेत्र में होता है तो आपको याद रखना है मानव का जो नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। अब मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखना है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में हम किसका उपचार करते हैं? तो आपको ये बातें भी याद रखें, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस लगाते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। और वहीं बात करें ज़्यादा दूरदर्शिता में तो ये उत्तल अवतल दोनों लगता है इसमें, यानी इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, है ना। तो ये बातें आपको डिटेल में याद रखनी है। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये तो हो गया। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। स्विच लगाया जाता है तो स्विच याद रखिएगा गर्म तार में लगता है। स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो गर्म तार में लगाया जाता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कम किस रंग का विचलन होता है? तो लाल का। यह पूछे कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। विचलन कम किसका होता है? तो आपको ये बात याद रखना कि विचलन कम लाल का होता है। अगर ये पूछे कि विचलन अधिक किसका होगा? बैंगनी का होगा। तरंगदैर्ध्य मतलब जो है इस प्रकार से, अगर तरंगदैर्ध्य अधिक पूछे तो लाल, कम पूछे तो बैंगनी। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगर यहाँ से और भी क्वेश्चन आता है जैसे प्रिज्म जो होता है यह मतलब श्वेत प्रकाश को देता है, यह कितने रंगों में भाग देता है? तो 7 रंगों में विभाजित कर देता है। आपको ये बातें भी याद रखनी है। श्वेत प्रकाश कितने रंग में बढ़ जाता है? प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? तो आपको ये बातें भी याद रखनी है कि प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो देखिए यहाँ पर जो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ये आप बना सकते हैं, है ना। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको ये सभी PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसका कोई रुपया नहीं लिया जाएगा आपको।